अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। आज हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन करते हैं कि सेट असल में होता क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन। यहाँ तक आप बात को समझें कि सेट हमारे पास एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होती है कि एक से ज़्यादा अशिया जो होती हैं उनको हम कलेक्शन बोलते हैं, या कुछ चीज़ों का जो मजमू होता है वो हमारे पास कलेक्शन होती है। ऐसे हमें पता चलता है कि जो सेट है वो किसी सिंगल एलिमेंट या सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, बल्कि सेट जो है वो कलेक्शन है, बाकायदा एक कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो किसी भी सिंगल एलिमेंट को हम सेट का नाम नहीं दे सकते। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारे पास क्लियर हो, जो अच्छी तरह हमारे पास जो है जिसकी वजाहत हम कर सकें, उसका मतलब होता है कि हमारे पास वेल डिफाइंड है, क्लियर चीज़ का। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब भी यही होता है कि वाज़े अशिया। तो सेट जो है वो हमारे पास वाज़े अशिया का मजमू है। जो भी चीज़ वाज़े है वो अगर हमारे पास एक कलेक्शन है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है। हम हमारे घरों में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे पास एक सेट होता है, जैसे कि हमारे पास वाटर सेट हो गया या डिनर सेट। तो ये हमारे पास एक बर्तनों की मिसाल है, यानी कि जो हमारे घरों में आम इस्तेमाल होते हैं। डिनर सेट है, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन आते हैं, तो उनका हमने सेट बना दिया जिसको हमने डिनर सेट का नाम दिया। और जितनी भी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं, जैसा कि हमारे पास ऑनेस्टी है या इंटेलिजेंस है या इस तरीके से बाकी जो भी यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनको हम सेट का नाम नहीं देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक स्टूडेंट है। एक टीचर कहता है कि वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़हीन है, लेकिन दूसरा टीचर उससे मुख्तलिफ ओपिनियन रखता है कि नहीं, मेरे सब्जेक्ट में तो वो इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहा, मेरे सब्जेक्ट में तो वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम इसको इंटेलिजेंट या इस तरीके से जो ऑनेस्टी होती है, इनको हम सेट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे पास वाज़े अशिया नहीं है। तो तमाम वाज़े अशिया का मजमू हमारे पास सेट होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मंथ ऑफ द ईयर हैं वो भी हमारे पास एक सेट बन सकता है, वो एक कलेक्शन है बाकायदा। तो जो भी हमारे पास सेट होता है उसको अगर कोई नाम देना हो तो हम कैपिटल लेटर्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल लेटर्स ABCD आर यूज्ड एज द नेम ऑफ द सेट। और जो सेट के अंदर अगर कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, यानी कि जो सेट के एलिमेंट हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर सेट के अंदर आ रहे हैं तो उसके लिए हम कभी भी एलिमेंट के लिए कैपिटल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे। और अगर सेट को कोई नाम देना हो तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। आगे सेट को रिप्रेजेंट करने के, यानी कि सेट को ज़ाहिर करने के, सेट को लिखने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमारे पास कोई भी सेट है उसको हम अल्फाज में बयान करते हैं, अपने वर्ड्स में उस सेट को हम जो है वो बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जिसमें हमारे पास कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ए से लेकर मिसाल के तौर पर जी तक है। तो हम उसको लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह हमारे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर का, तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इस तरह कोई होल नंबर का सेट है तो उसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हमने वर्ड्स, जो सेट है उसको हमने वर्ड्स की फॉर्म में, वर्ड्स की शक्ल में हमने इसको बयान करना होता है। और इसको याद रखने का एक ये तरीका है कि हमारे पास जो डिस्क्राइब है, यानी कि वजाहत करना है, कोई चीज़ बयान करना, उसके जो पहले चार वर्ड हैं वो हमारे पास DE और SC आते हैं। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी वही चार लफ्ज़ पहले आ रहे हैं, यानी कि DESC। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्राइब, यानी कि ये एक किस्म की ट्रिक हो गई इसको याद रखने की। सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सेट को जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम करली ब्रैकेट्स या करली ब्रेसेस कहते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर हम सेट को जो है ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हम वही पिछले एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो उसमें हमारे पास ABCDE अप टू सोन XYZ, ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ गया। इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तो ये हमारे पास एक सेट बन गया। और सेट को हमेशा इसी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सोन, सेट ऑफ होल नंबर है, तो ये हमारे पास एक सेट की फॉर्म बन गई। अब थर्ड हमारे पास इसकी जो थर्ड तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का, वो है सेट बिल्डर मेथड। इसके अंदर हम स्पेशल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये लिखा हुआ है कि A इज़ इक्वल टू, ए हमारे पास यहाँ पर सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स सच दैट, ये जो सीधी लाइन है हम कहते हैं कि सच दैट एक्स इज़ द वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इसको हमने पढ़ना कैसे है कि दिस इज रीड एज A इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स
हमारे पास जो ए है ये हमारे पास सेट है ऑल एक्स का, तमाम एक्स का सेट है, सच दैट एक्स इज़ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बिलोंग कर रहा है। तो सेट बिल्डर मेथड के अंदर हमने स्पेशल सिंबल इस्तेमाल करके सेट को लिखना होता है। तो ये 3 तरीके थे सेट को लिखने के। अब सेट की आगे कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है सिंगल्टन सेट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट आ रहा हो, वो हमारे पास सिंगल्टन सेट होता है। अ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये सेट है, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट सिर्फ ए मौजूद है, तो ये हमारे पास सिंगल्टन सेट बन गया। इस तरह हमारे पास ये 1 है, तो ये भी हमारे पास एक सिंगल्टन सेट बनता है। -2 ये भी सिंगल्टन है, क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है। अब आप इसको देखें कि अगर हमारे पास कोई ज़ीरो हो या एम्प्टी सेट लिखा हो, तो उसको हम सेट कंसीडर नहीं करते। लेकिन अब देखें हमारे पास सिंगल्टन सेट बन रहा है, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट आ रहा है ज़ीरो। तो इस तरीके से अगर कोई सेट लिखा हो तो वो भी हमारे पास सिंगल्टन सेट होता है। सेकंड टाइप है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ये एक ही सेट के 3 नाम हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एम्प्टी सेट या नल सेट वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना आ रहा हो, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। सेट दैट कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसको हम सिंगल ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा होता, तो उसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। या इसके लिए हम एक स्पेशल सिंबल इस्तेमाल करते हैं फाई का। ये जो हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये हमारे पास सिंबल है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास फाई है। उसके बाद है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई से 2 सेट हैं और उनके अंदर सेम एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वही एलिमेंट सेट बी के अंदर हों, तो उनको हम बोलते हैं कि हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वो सेम हो, तो वो हमारे पास इक्वल सेट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 है और बी 2 3 1 है। अब देखें जो 1 है वो ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, 2 ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, और इस तरह 3 जो है वो ए के अंदर भी आ रहा है और बी के अंदर भी। तो जो एलिमेंट सेट ए के हैं जो वही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं, तो ये सेट हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद है एक्विलेंट सेट्स। इस इक्वल और एक्विलेंट में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एक्विलेंट सेट है इसमें जो 2 सेट के एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होती है। मैं दोबारा बता दूं कि एक्विलेंट सेट के अंदर कोई से भी 2 सेट के एलिमेंट की तादाद जो होती है वो सेम होती है, जबकि जो इक्वल सेट हैं उसके अंदर एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है। और एक्विलेंट सेट के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट की तादाद सेम होती है। एलिमेंट बेशक मुख्तलिफ हों, लेकिन एलिमेंट की तादाद अगर सेम है तो वो हमारे पास एक्विलेंट सेट होता है। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है ए बी सी। अब देखें ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी 3 है, बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी 3 है, तो दोनों की तादाद सेम है, तो ये दोनों एक्विलेंट सेट हो गए। और एक्विलेंट के सेट के रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास उर्दू में अलमंदा के ऊपर वो हम जज़र सी लगाते हैं, हम वही है इसका सिंबल है एक्विलेंट सेट के लिए। तो अगर ये लिखा हो कि ए इज़ एक्विलेंट सेट बी, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि एक्विलेंट सेट को। उसके बाद है सबसेट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सबसेट से क्या मुराद है। हमारे पास कोई से 2 एलिमेंट हैं, कोई से दो सेट हैं ए और बी। अगर सेट इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हमारे पास कोई से 2 सेट ए और बी है, अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी के अंदर आ रहे हैं, सेट बी के अंदर वो एलिमेंट भी मौजूद हैं, तो हम ए को कहेंगे कि वो बी का सबसेट है। दोबारा रिपीट कर दूं कि हमारे पास कोई से 2 सेट हैं ए और बी। अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो, तो हम सेट ए को कहेंगे कि वो बी का सबसेट है, यानी कि ए सबसेट है बी का। और जो सेट बी होगा वो सुपर सेट होगा सेट ए का। ए सबसेट है बी का और बी सुपर सेट है ए का। और इसको हम सिंबॉलिकली लिखते कैसे हैं कि ए, और ये सिंबल है सबसेट का, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लेट हमारे पास ए जो है वो 1 2 3 है और बी हमारे पास 1 2 3 4 5 है। अब देखें सेट ए का तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं। 1 2 3 ए के अंदर आ रहा है और 1 2 3 बी के अंदर भी आ रहा है, तो ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि जो ए है वो हमारे पास सब सेट है बी का और बी हमारे पास सुपर सेट है। या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि ए सब सेट होगा बी का इफ़ एंड ओनली इफ़।
कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट x है जो a के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और b के अंदर भी मौजूद है, यानी कि x बिलोंग करता है a से और x बिलोंग करता है b से, तो उस सूरत में भी हमारे पास ये a जो है वो सबसेट बनेगा b का। अब सबसेट के आगे दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट है और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू a, कि हमारे पास प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब कि ये सबसेट तो लाजमी है ना, यानी कि a सबसेट है b का। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि b जो है उसके अंदर कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सेट बी में कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। तो उस वक्त में हमारे पास जो ए होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 1 2 3 4। तो अब देखें ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि 4 वो एलिमेंट है जो सेट बी के अंदर मौजूद है लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में हमारे पास ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं कि सबसेट के जो साइन होता है उसके नीचे हमारे ऐसे लाइन लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट के नीचे हम इसकी लाइन नहीं लगाते। और उसके बाद अगली टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट, कि ए हमारे पास सबसेट है बी का। इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि सबसेट तो लाजमी होना है, ए अगर सबसेट है बी का और ए बराबर हो बी के, यानी कि जो एलिमेंट ए के अंदर आ रहे हैं वही एलिमेंट बी के अंदर हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। ए बराबर है बी का, तो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो एलिमेंट ए के हैं वही एलिमेंट बी के अंदर भी आ रहे हैं। तो इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका मतलब है कि जो सेट है वो अपने ही सेट का सुपर सेट भी होता है और सब सेट भी होता है। अब ए बराबर है बी का, तो इसमें एक सेट तो दूसरे सेट का सब सेट होगा, तो इसका मतलब है कि जो भी सेट होता है वो अपने ही सेट का सब सेट भी होता है और सुपर सेट भी होता है। ए बराबर है बी का, इसका मतलब ए को हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो सब सेट है अपने ही सेट ए का, और हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए है वो सुपर सेट है अपने सेट ए का। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि ए हमारे पास है 1 2 3 और बी बराबर है 3 2 1। अब देखें ए और बी के जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ए जो है वो सब सेट है बी का, या हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सब सेट है अपने ही सेट ए का। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। प्रॉपर सबसेट में क्या था कि सेट बी के अंदर कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो, और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या है कि दोनों जो सेट हैं वो इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम एक आम लफ्ज़ों में ऐसे समझते हैं कि जो भी बाकी तमाम सेट हैं उनको आप कंसीडर करें कि वो हमारे पास दरिया हैं, नहरें हैं, और जो यूनिवर्सल सेट है ये एक पूरा समंदर है जिसके अंदर तमाम सेट जो हैं वो आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट वो ऐसा सेट है जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सेट्स, जितने भी सेट हमारे पास बनते हैं वो तमाम के तमाम सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। यूनिवर्सल सेट्स का एक बहुत बड़ा समंदर है, आप इसको ऐसे समझ लें। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं यू से। यूनिवर्सल है तो इसको हम डिनोट करेंगे यू से। तो पावर सेटअप क्या होता है कि कोई भी सेट है उसके तमाम सब सेट हम बनाएं, कोई भी एक हमारे पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है या एम्प्टी हो तो उस वक्त में हमारे पास पावर सेट आता है। नॉन एम्प्टी कंसिडर करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके हम तमाम सब सेट लिखते हैं, जितने भी उसके सब सेट बनते हैं उसके तमाम सब सेट को अगर हम एक सेट की शक्ल में लिख दें तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। दोबारा समझ लें कि हमारे पास कोई एक सेट है, उसके हम तमाम सब सेट बनाते हैं, जितने उसके सब सेट बन सकते हैं। उसके तमाम सब सेट का अगर हम मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिख दें, यानी कि उनके गर्द हम ब्रैकेट्स लगा दें, तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पावर सेट इज़ द सेट ऑफ ऑल सब सेट्स ऑफ एनी सेट एस। पावर सेट हमारे पास सेट है किसी भी सेट एस के तमाम सब सेट का, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि पी और इसके आगे जो सेट होता है हमने यहाँ एस कंसिडर किया है तो पी इंटू एस ही इसकी पावर सेट हो जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसके हमने कितने पावर सेट बनाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि 2 रेज़ टू पावर n। यहाँ पर n जो है वो सेट के एलिमेंट की तादाद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसके जो पावर सेट होंगे वो 8 बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 वो हमारे पास 8 आता है। तो ये हमारे पास पावर सेट होता है कि किसी भी सेट के तमाम सब सेट का सेट वो हमारे पास पावर सेट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं
कि हमारे पास ये एक सेट है ए इज़ इक्वल टू 1 2, इसके हमने पावर सेट बनाने हैं, तो इसके कितने पॉसिबल पावर सेट बनेंगे 4। वो हमें कैसे पता चला, इस फार्मूले से 2 रेज़ टू पावर n इज 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट हैं, सेट के एलिमेंट्स, तो 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, यानी इसके हमारे पास 4 पॉसिबल पावर सेट्स बनते हैं। अब वो पावर सेट कैसे बनेंगे, आप इस सेट के ए इज इक्वल टू 1 2 के तमाम सबसेट लिखें जितने इसके सबसेट बनते हैं, तो इसके सबसेट भी 4 बनेंगे। तो पहला सेट होता है 5, किस कोई भी सेट है उसके सबसेट में 5 लाजमी तौर पे आता है। उसके बाद हम लिखेंगे 1 को, इस 1 के 1 और 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स होनी थी, ये करली ब्रैकेट्स हैं जो हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़ी थी। तो एक हो गया हमारे पास 1, यानी कि 1 भी एक सबसेट बन रहा है ना, अगर हम 1 लें तो 1 हमारे पास सबसेट बनेगा 1 और 2 का, इस तरीके से कि 1 और ये सबसेट बन गया 1 2 का। इस तरह अगर हम 2 को लेते हैं तो वो भी हमारे पास सबसेट बनेगा इसी सेट 1 2 का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर सेट अपने ही सेट का जो है वो सबसेट होता है, तो 1 2 वो सेट बजाते खुद आ गया। अब ये इसके हमारे पास 4 जो हैं सबसेट बन रहे हैं, तो अगर आप इन सबसेट को मज़ीद एक सेट की शक्ल में लिख देते हैं तो वो हमारे पास पावर सेट बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।